नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वोटर अधिकारों को लेकर एसआईआर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता जरूर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वोटर राइट्स पर बहुत बड़ा असर हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह तय कर दिया है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में कैसे जांचा जाएगा, कैसे वेरीफाई किया जाएगा और किन हालात में वो हटाया भी जा सकता है, तो क्या हो? क्या कोई अथॉरिटी करोड़ों वोटर्स को नोटिस भेज सकती है, डॉक्यूमेंट मांग सकती है और डर व तनाव पैदा कर सकती है क्या? वो भी बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना सेफगार्ड के और बिना ही अकाउंटेबिलिटी के। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधा हस्तक्षेप किया है और चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्शंस दिए हैं। मोस्तारी बानू के केस में जो आपके पूरे जो हमारे हर स्टेट के अंदर जो एसआईआर हो रहा है उस पर अप्लाई होंगी ये मैसिव डायरेक्शंस। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। ये जो डायरेक्शंस हैं ये सामान्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। ये सीधे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ये सीधे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, राइट टू वोट और ऑर्डिनरी सिटीजन की डिग्निटी से जुड़ी हुई है। अगले चंद मिनटों में मैं आपको पूरा मामला समझाऊंगा कि ये डायरेक्शंस क्या हैं, ये क्यों जरूरी हैं और ये आपके वोटर राइट को कैसे सीधे प्रभावित करती हैं। आप के जो सवाल हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एक एक पॉइंट को आपको बहुत डिटेल में, बिल्कुल सिंपल भाषा में कि चौथी क्लास का बच्चा भी बिल्कुल आसानी से समझ जाए, इतने गहन कानूनी मुद्दे को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये इन डायरेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, इन डायरेक्शन की, इन दिशा निर्देशों की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। मामला तब उठा जब एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे कि वोटर वेरिफिकेशन एक्सरसाइजेस के दौरान बड़ी संख्या में वोटर को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया गया कि भाई इनके दस्तावेजों में दिक्कतें हैं, इनको हम वोटर लिस्ट में ऐसे नहीं डाल सकते। मतलब एक तरह से कहें, आसान भाषा में कहें तो उनको डाउटफुल वोटर की कैटेगरी में डाल दिया। इस डिस्क्रिपेंसी के अंदर क्या क्या शामिल थे? इस डिस्क्रिपेंसी के अंदर शामिल थे नामों में मिसमैच, कि नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक है, सरनेम में कुछ अलग लिखा हुआ है, माता पिता से कम उम्र का अंतर और एक ही पेरेंट से जुड़े हुए कई बच्चे, 6 से ज्यादा बच्चे, छोटे डेटा इनकंसिस्टेंसीज, और भी बहुत सारी चीजें थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर को नोटिस भेजे गए चुनाव आयोग की तरफ से। वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस मामले के अंदर एक गंभीर बात नोट की कि प्रक्रिया जो है वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए थी, यह प्रक्रिया ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए डर, तनाव और परेशानी का कारण बन गई। मतलब ये समझिएगा, इस बात की गंभीरता को समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि जो ये पूरा मुद्दा था, ये मामला था, ये किस लिए था? जो आम नागरिक है, जो वोटर है, वोटर लिस्ट की हम बात करते हैं तो उसकी शुद्धिकरण के लिए था। मगर इसमें इतना तामझाम हो गया सारा कि जो आम नागरिक है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, उसके लिए डर का माहौल बन गया। आप मुझे बताइए, आप या आपके आसपास जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, डर लग रहा है कि हम वोटर लिस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, भारतीय नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या हमें गलती से वोटर लिस्ट से हटा तो नहीं दिया जाएगा? और अगर ऐसा नहीं भी है, आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी है या पड़ रही है, आपके किसी जानकार को पड़ रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि पड़ रही है परेशान। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब सारा मामला जो है डर का, तनाव का और परेशानी का कारण बन गया है। यहां पर एक बड़ा जो संवैधानिक सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, वो भी खड़ा होता है कि क्या जो वोटर वेरिफिकेशन है वो प्रोटेक्टिव होने की बजाय, मतलब संरक्षण करने वाले होने की बजाय ऑप्रेसिव बन गई है क्या? मतलब एक तरह से परेशान करने वाली बन गई है क्या? नुकसान करने वाली बन गई है क्या? यह सवाल उठ रहा है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और प्रयास
कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। आपको अलग तरीके से आज हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और कोशिश करूंगा कि ऐसे ही आपके साथ रेगुलर मैं वार्ता करूं, आपके साथ डिस्कस करूं। आपके जो सवाल हैं वो आप लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। आप बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पूरे मसले के अंदर जो इस पूरे मामले का जो संवैधानिक आधार है। केस का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूं, मोस्तारी बानू वर्सेस चुनाव आयोग का केस है। 2026 का अभी हाल ही के अंदर फैसला आया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 10 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आधार की बात करें, संवैधानिक आधार की बात करें, जो है आपका मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? अनुच्छेद 326 के अंदर दिया हुआ है। जो राइट टू वोट है वो संविधान के अनुच्छेद 326 से आता है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की गारंटी देता है। मतलब जो चुनाव है वो निष्पक्ष होंगे और स्वतंत्र होंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है साफ वोटर लिस्ट बनाए जाने का अधिकार है, पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ किया है, साफ साफ तौर पर दिशा निर्देशित किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, कि जो सिस्टम की वरीयता है, सिस्टम के अंदर जो तेज तर्राट चीज है, वो संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। जो सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो कभी भी संवैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। आपको वोटर वेरिफिकेशन के अंदर किन किन बातों का ध्यान देना है, वोटर वेरिफिकेशन के अंदर अब ये सब अनिवार्य है। क्या क्या अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। ड्यू प्रोसेस का पालन होना चाहिए, जो मतलब कानून के तहत जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, उनका अनुपालन होना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी, मतलब आपको मानव गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए और उसके साथ साथ सभी को फेयर अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड दी जानी चाहिए। अगर कोई सवाल करता है, कोई अगर किसी को कहीं से वोटर लिस्ट से बाहर निकाला है, तो उसकी अपील को, उसको सुनिए भी कि क्या उसको गलती से तो ये नहीं निकाला जा रहा है। आप उसको फेयर अपॉर्चुनिटी, अपनी बात कहने का अधिकार दीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से भी। ठीक है, तो वोटर वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या अनिवार्य हो गया? अब ड्यू प्रोसेस अनिवार्य है, ह्यूमन डिग्निटी अनिवार्य है, मानव गरिमा अनिवार्य है, उसके साथ साथ पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है, और फेयर अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड, कि सामने वाले को अपनी बात कहने का अधिकार, मतलब उसको बिना सुने आप वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकते। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह याद दिलाया है कि जो डेमोक्रेसी है, यानी कि जो लोकतंत्र है, वो सिर्फ इलेक्शंस का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी इस बात से भी बनती है कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, चुनाव कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं आगे चल के सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मसले के अंदर क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या डायरेक्शंस आई हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। और ये सीधा आपके ऊपर इंपैक्ट डालने वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, समझिएगा। ये सिर्फ एक स्टेट का, एक राज्य की एसआईआर का मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हर जगह अप्लाई होंगी। तमिलनाडु के ऊपर अप्लाई कर दिया, अलग से ऑर्डर भी दे दिया है। हालांकि ये मामला वेस्ट बंगाल के एसआईआर का है, मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का कभी भी कोई आदेश आता है तो वो उस जैसे सभी मसलों पर एज ए दृष्टांत की तरह काम करता है, प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। चलिए अब इन डायरेक्शंस को एक एक करके हम समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुख्य डायरेक्शंस इस पूरे मसले के अंदर, मामले के अंदर क्या है। आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सवाल पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। डायरेक्शंस की बात करें, जो पहला डायरेक्शन है, सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शन है, वो ये है कि जिन वोटर को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर डाला गया है, उनकी लिस्ट जो है सबसे पहले तो आपको पब्लिकली डिस्क्लोज करनी है। मतलब पारदर्शिता, आपने किन को डाला है डाउटफुल कैटेगरी के अंदर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंदर, किनको दस्तावेजों का आप कह रहे हैं कि संदेहास्पद स्थिति है, उनकी लिस्ट तो जग जाहिर करिए, बताइए। तो ये सबसे पहली पारदर्शिता की डायरेक्शन के अंदर पहली पारदर्शिता की तरफ पहला जो कदम है सुप्रीम कोर्ट का, वो है। इसके बाद दूसरा है कि जो ये आप लिस्ट पब्लिश करोगे कि किन किन को आपने डाउटफुल कैटेगरी या फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाला है, ये आप पंचायत में और ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक ऑफिसेस के अंदर लगाएंगे, ताकि उस पंचायत के एरिया में, उस ब्लॉक स्तर के एरिया का जिस भी बंदे का नाम हटा है, उसको आसानी से पता चल जाए, उसे इधर उधर के धक्के ना खाने पड़े। जो लिस्ट है, जिसका भी नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया है, वो आप पंचायत में और ब्लॉक स्तर पर जग जाहिर करेंगे, उसको लगाएंगे ताकि सब जान पाए। ठीक है। और तीसरी डायरेक्शन क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण डायरेक्शन है
वोटर को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथराइज्ड एजेंट के माध्यम से जमा करने की अनुमति होगी। ऑथराइज्ड एजेंट मतलब अधिकृत व्यक्ति के थ्रू भी जमा किए जा सकते हैं। मतलब अगर एसआईआर की हियरिंग हो रही है, उसमें जो व्यक्ति है वो खुद नहीं जा रहा है, जा पा रहा है किसी कारण से, तो वो अपने द्वारा प्राधिकृत ऑथराइज्ड व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट लेके भेज सकता है। और ये जो प्राधिकृत व्यक्ति है आपके बिहाफ पे बीएलओ भी हो सकता है या और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, वहां पर है ही नहीं जहां पर उनका वोट बना हुआ है, वो अभी काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में है, कई तो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एसआईआर की हियरिंग में जाना पॉसिबल नहीं होता। तो जो ये तीसरी गाइडलाइन है ना, उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एक कहेंगे पावरफुल हथियार की तरह, एक शक्ति की तरह मिली है कि अब एसआईआर की हियरिंग में जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो आप अपने द्वारा ऑथराइज्ड एजेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। और चौथी गाइडलाइन है कि जहां पर भी इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वो लोकल लेवल पर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आपको दूसरी जगह जाकर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। हर डॉक्यूमेंट आपके लोकल स्तर पर, पंचायत में, आपके जिला स्तर पर ही आपका जमा होगा। इवन पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर भी जमा हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगली गाइडलाइन की। जो पांचवी महत्वपूर्ण गाइडलाइन है इस मामले के अंदर वो ये है कि हर डॉक्यूमेंट या फिर हियरिंग का ऑफिशियल रिसिप्ट दिया जाएगा। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी के अंदर आ गया, उसको अपील पर बुलाया गया, एसआईआर हियरिंग पर बुलाया गया, तो जब वो अपने डॉक्यूमेंट दे रहा है, जो डॉक्यूमेंट उससे लिए गए हैं उसका एक एक्नॉलेजमेंट उसको दिया जाएगा कि भाई आपकी तरफ से हमें ये डॉक्यूमेंट मिले हैं। मतलब समझ रहे हैं कितनी बार जिसने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसको रिसिप्ट मिलेगी, कि मतलब उसके पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ भाई इन्होंने चुनाव आयोग ने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, हमने वो डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। अब वो आश्वासन रहेगा कि अब मेरा नाम तो दोबारा से वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ये जो मेजर अभी तक मैंने 5 डायरेक्शन आपके साथ डिस्कस किए, और इन 5 डायरेक्शन से अभी तक आपको क्या पता चला है, अभी और भी डायरेक्शन बची हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन डायरेक्शन का उद्देश्य क्या है कि कोई भी वोटर जो है वो असहाय ना हो और ना ही अनसुना रहे। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात का सवाल का जवाब देंगे क्या आप? बताएंगे? पूछूं? मुझे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए कि आपके अनुसार वोटर वेरिफिकेशन जो है वो सख्त होनी चाहिए, भले ही इससे परेशानी हो, या फिर ये जो मानव गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए कि जो वैध नागरिक है, जो वैध वोटर है, उसे कोई दिक्कत ना हो? आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक बात भी नहीं बता सकते क्या है? आप बताइए कि आपको, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस को ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए, परेशानी को कम करते हुए, वोटर वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं ईसीआई पावर्स पर। चुनाव आयोग की पावर्स की लिमिट भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर तय कर दी है। उनकी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, उनको हम बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं की बात कर रहे हैं। इस मामले में एक अहम और जो सबसे महत्वपूर्ण लीगल टेक अवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की डिस्क्रिशन पर क्लियर लिमिट्स लगा दी हैं, सीमाएं खींच दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि वेरिफिकेशन जो है वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकता, कि जो वोटर का वेरिफिकेशन है वो किसी भी तरीके से आर्बिट्ररी नहीं हो सकता है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो इनफॉर्मली या फिर सीक्रेटली नहीं दी जा सकती, कि मतलब अगर किसी का नाम डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी के अंदर डाला है तो आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज के, ऐसा नहीं, उसको लिखित बताना पड़ेगा या उसकी नाम पब्लिश करना पड़ेगा। आपको जो इंस्ट्रक्शन है, आपको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये आपको सही तरीके से, कानूनी तरीके से बताने पड़ेंगे, इनफॉर्मली या फिर सीक्रेटली नहीं बताना है। और तीसरा, हर प्रक्रिया का स्टैट्यूटरी बेसिस होना जरूरी है, मतलब कानूनी रूप से उसकी बैकिंग होनी बहुत जरूरी है। और चौथा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और फेयरनेस बनी रहनी चाहिए। मतलब ये समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब आप एसआईआर वेरिफिकेशन कर रहे हो, ये नहीं कि तुम किसी पार्टी का साथ दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपको राजनीतिक रूप से न्यूट्रल रहना है, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। समझिएगा, बहुत बड़ी टिप्पणी है।
और आपको पारदर्शिता और फेयरनेस बनाकर रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ यह भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज भी, यानी कि संवैधानिक अथॉरिटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। अब देखिएगा, यह बात ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो कोई ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है, अनुपालन करना ही होगा। यह एक संवैधानिक ऑब्लिगेशन है। अब अगली जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं क्लास 10 के एडमिट कार्ड को लेकर। ये बहुत लोग जो हैं इससे परेशानी झेल रहे थे। क्या होता था कि जनरली क्या होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, जनरली वो बर्थ जन्म प्रमाण पत्र एक्सेप्ट किया जाता है, मगर कानूनन तौर पर एक और सिद्धांत है जहां पर अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्लास 10th की मार्कशीट को, यानी कि जो पास सर्टिफिकेट है, उसको डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण माना जाता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का और कानून का सब कुछ इस पर क्लियर है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट पहले तरीके पे मानोगे, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब आप 10th सर्टिफिकेट, 10th के पास सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट को वो आप डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इस पर क्या दिक्कत है कि कई राज्यों के अंदर तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की क्लास की पास सर्टिफिकेट है, उस पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म की तिथि मेंशन होती है, मगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के अंदर या एक दो राज्यों और के अंदर वहां पर 10th की मार्कशीट के अंदर नहीं है डेट ऑफ बर्थ, बल्कि जो 10th का एडमिट कार्ड है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो अब दिक्कत यह हो गई कि जो जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है मगर वो 10th तक पढ़ा हुआ है, 10th की उसके पास मार्कशीट है, मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है उस राज्य में, तो अब वो डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण कैसे देगा? लॉजिक ये कहता है कि एडमिट कार्ड दे देना चाहिए, मगर इसको ईसीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि कानून का सिद्धांत, मतलब जो सभी समझ रहे थे और वो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल भी था कि 10वीं की मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट है उसको आप लेंगे, और 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है नहीं कई राज्यों के अंदर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन और डायरेक्शन दी है ईसीआई को कि अब आप 10th का, जो क्लास 10th का एडमिट कार्ड है, उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है आपके जन्म प्रमाण पत्र की तरह, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन है तो। और इससे वोटर को बहुत बड़ी राहत मिली। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह अच्छा काम नहीं किया है, अच्छी डायरेक्शन नहीं दी है? बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए ना। क्लास 10th के एडमिट कार्ड के लिए जो डायरेक्शन है उसको समझिएगा। इस जजमेंट का यह सबसे प्रैक्टिकल और इंपैक्टफुल हिस्सा था। क्लास 10th का एडमिट कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह डायरेक्शन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कई स्टेट बोर्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो केवल एडमिट कार्ड में मेंशन है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया। पास सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ कहा है कि अगर एडमिट कार्ड किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा, शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तो उस पर भी प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस लागू होगा, यानी कि उसको भी सही डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाएगा। और इस एक डायरेक्शन ने लाखों वोटर्स को एक्सक्लूजन से बचा लिया है, उनको बहुत बड़ी राहत दी है। आप इससे सहमत हैं क्या? अब आगे बात करते हैं बिगर पिक्चर। पूरा अभी आपने डायरेक्शन तो समझ ली, मगर बड़ी तस्वीर समझिएगा, डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, जनभावना को लेकर, जनविश्वास को लेकर और भारतीय चुनावी प्रक्रिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्तारी बानू बनाम चुनाव आयोग का जो ये मामला है 2026 का, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक टेक्निकल इशू तय नहीं किया है, बल्कि यहां पर एक सिस्टेमिक डेमोक्रेटिक कंसर्न को एड्रेस किया गया है। कोर्ट ने यहां पर चेतावनी दी है कि एक्सेसिव वेरिफिकेशन से पब्लिक ट्रस्ट टूट सकता है। जब आप लोगों के ज्यादा दस्तावेज चेक करते हो तो लोगों का विश्वास ही अल्टीमेटली टूट जाएगा। तो इसको आपको और स्ट्रीमलाइन कराना है, जन विश्वास को बढ़ाना है आपको। फियर ड्रिवन प्रोसेसेस जो हैं वो डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं। जो डर से रेगुलेट चीजें होती हैं वो अल्टीमेटली आपके लोकतांत्रिक प्रोसेस को खराब करेंगी, धीमा करेंगी या उसको कमजोर भी कर सकती हैं। इलेक्शंस को कॉन्फिडेंस पैदा करने वाला होना चाहिए, भय पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। यहां पर इस फैसले का जो मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बिल्कुल साफ था
कि करेक्शन अलाउड है, वोटर लिस्ट के अंदर करेक्शन अलाउड है। अगर किसी का नाम हट गया है और वो अपने डॉक्यूमेंट दे रहा है तो आप कर सकते हो, ऑपरेशन नहीं अलाउड है। वोटर वेरिफिकेशन का जो उद्देश्य है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है, डिस्टेबलाइज नहीं करना है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो मैसिव डायरेक्शंस हैं ये वोटर राइट पर बहुत बड़ा असर डालती है। ये सुनिश्चित करती हैं कि सीक्रेसी की जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए प्रक्रिया के अंदर, और हरासमेंट की जगह मानव गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। और आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानेपन की जगह जो ड्यू प्रोसेस है, जो कानून का राज है, वो फॉलो होना चाहिए। ये फैसला हमें ये भी याद दिलाता है, ये फैसला हमें क्या याद दिलाता है? ये फैसला हमें याद दिलाता है कि हर वोटर मायने रखता है और डेमोक्रेसी सिर्फ वोटर से नहीं बल्कि फेयरनेस से चलती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोकतंत्र के अंदर एक एक वोटर मायने रखता है और डेमोक्रेसी जो है, वोटर जो है, सॉरी, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ वोटर से नहीं बल्कि फेयरनेस से भी चलती है, जहां पर स्पष्ट रूल हो, साफ सुथरे रूल हो और कानून का अनुपालन हो। अगर ये एनालिसिस आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। और YouTube का एक नया फीचर है हाइप का, जब आप उसको हाइप का बटन दबाते हैं, वीडियो को हाइप करते हैं, तो आप जैसे और लोगों को वो वीडियो पहुंचती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर हाइप करिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करके। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के